वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की स्टेट विजिट पर हैं, यानी उनको अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना मेहमान बनाकर बुलाया है। जो न्योता आया था उस पर खुद जो बाइडेन के दस्तखत थे और इसका सारा खर्च अमेरिका उठाएगा। इस यात्रा में कई आयोजन, कई मुलाकातें, अमेरिकी राष्ट्रपति के परिवार की तरफ से डिनर, अमेरिकी सरकार की तरफ से डिनर, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से लंच, अमेरिकी संसद को संबोधन जैसे कई खास मौके हैं। मगर हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए इसका महत्व क्या है, यानी किस दौरे का, यह जानना ज़रूरी है। इसलिए आज मैं उस समझौते या उन समझौतों और सौदों की बात करूंगा जिनके चलते मोदी का यह अमेरिका दौरा अगले 50 साल तक विशेष माना जाएगा। पहले मैं आपको दो घटनाएं सुनाता हूं। अल-कायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन जब मारा गया तो उसका कमान उसकी जो थी उसके लेफ्टिनेंट ऐमन अल जवाहिरी के हाथ में आ गई। अमेरिका जवाहिरी की तलाश में लगातार लगा हुआ था और एक दिन ड्रोन ने उसको ट्रेस कर लिया। वह काबुल के एक घर में पनाह लिए हुए था। रात के 9:48 हो रहे थे और जवाहिरी पूरी तरीके से बेफिक्र था। तभी ड्रोन से बम गिरा और जवाहिरी का काम तमाम हो गया। दूसरी घटना है 3 जनवरी 2020 की, जब अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद के हवाई अड्डे पर मिसाइल हमले में ईरानी कुर्द फोर्स के कमांडर सुलेमानी और इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के डिप्टी कमांडर अबू मेहंदी अल मुहंदिस को मार गिराया। कारण ये था कि इराक के किरकुक में एक अमेरिकी ठेकेदार की हत्या कर दी गई थी और सेना के 4 लोग जख्मी हुए थे। इसके लिए अमेरिका ईरान और सुलेमानी को जिम्मेदार मान रहा था। ऐमन अल जवाहिरी और सुलेमानी को जिस ड्रोन ने मार गिराया वह था प्रेडेटर MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। यह दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन है और इन दोनों घटनाओं का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा में जो महत्वपूर्ण सौदे हैं उनमें से एक प्रेडेटर का है, इस ड्रोन का है। यह आसमान में बिना इंसान के चलती फिरती फौज है, हथियारों से पूरी तरीके से लैस। इसलिए इस ड्रोन को आप जानिए, अनमैन्ड है जैसे मैंने आपको बताया। उसकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि दुश्मन को इसके आने जाने की भनक तक नहीं लगती है और यह अपना काम करके लौट आता है। इस ड्रोन की लंबाई 11 मीटर और इसके पंखों की लंबाई 20 मीटर होती है। प्रेडेटर ड्रोन 19,000 किलोमीटर की रेंज तक सर्विलांस कर सकता है या 1900 किलोमीटर की रेंज तक, यानी कि वो अपनी नज़र रख सकता है। उस दायरे में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उस पर लगातार उसकी नज़र रहती है और 35 घंटे तक यह लगातार उड़ान भर सकता है। लगभग 444 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होती है उड़ने की और आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर के यह उड़ान भर सकता है, उड़ सकता है। इसका जो पेलोड होता है यानी कि मिसाइल, बम वगैरह ले जाने की क्षमता वह 2177 किलो की, यानी कि इतने वजन का बर्बादी का सामान लेकर यह उड़ सकता है। इसके साथ ही ये ड्रोन लेज़र गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइलों से लैस होता है और इसमें एक साथ 4 मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। इसका अपना जो खुद का वज़न है वह 2223 किलोग्राम का होता है। एक बार उड़ान भरने के बाद यह लगभग 1800 किलोमीटर तक का फासला या सफ़र तय कर सकता है। दुनिया भर में जितने भी ड्रोन हैं उनमें यह सबसे अधिक दूरी तक उड़ान भरने और किसी भी एयरक्राफ्ट की तुलना में मिशन को सफल बनाने में ज़्यादा सक्षम है। दिन हो या रात, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन की मदद से यह किसी भी हालत में पूरी गति से साफ साफ वीडियो हासिल कर सकता है। भारत के लिए यह सबसे बड़ा पहरेदार और दुश्मन का काल साबित होगा। कारण ये है कि हम एक तरफ से पाकिस्तान और दूसरी तरफ से चीन का सामना करते हैं और दोनों जो पड़ोसी हैं वो दुश्मन देश हैं। उनकी हर हरकत पर यह नज़र रखने और किसी भी खतरे को वहीं निपटाने की ताकत रखता है। हिंद महासागर से लेकर के LAC और LOC से लेकर के जो फॉरवर्ड फ्रंट हमारा मोर्चा होता है
वहाँ तक की रखवाली के लिए भारत को ऐसे सर्विलांस करने वाले ड्रोन की बहुत ज़रूरत थी। इस ड्रोन की खरीद के बाद से ये कमी पूरी हो जाएगी। यह डील 3 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 25,000 करोड़ रुपए की है और इसके तहत भारत को 30 MQ-9B प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन मिलेंगे। इनमें से जो 30 हैं, 14 ड्रोन भारतीय नौसेना को जाएंगे और 8 ड्रोन आर्मी और एयरफोर्स को दे दिए जाएंगे। तो यह जो प्रेडेटर ड्रोन है, इसकी ताकत हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस और सर्विलांस की हैसियत को बहुत हद तक बढ़ा देगी। अब दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बार की अमेरिकी यात्रा में फाइटर जेट के लिए GE F414 यह सिर्फ इंजन का एक नंबर है, लेकिन ये जेट फाइटर में इस्तेमाल होने वाला इंजन है। दरअसल हमारा जो अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी कि लड़ाई के लिए हल्का विमान हमारा, वो तेजस है। उसमें कम पावर का जो JE इंजन है वो लगता है। मगर जब ये डील हो जाएगी तो इस डील के बाद तेजस का जो अगला वर्जन है मार्क 2 और 5वीं पीढ़ी के 5th जनरेशन का जो हमारे यहाँ बना फाइटर M का है, उसमें यही इंजन GE 414 लगेगा। यह डिफेंस के लिहाज से दूर की सोच का नतीजा है। क्यों? क्योंकि 1963 के बाद से इस्तेमाल किए जा रहे रूसी मिग फाइटर जो हमारे यहाँ हैं, अगले 3 साल में वो लगभग रिटायर हो जाएंगे और तब तक अमेरिकी इंजन से जो लैस हमारे लड़ाकू विमान होंगे वो तैयार हो जाएंगे। इस डील की सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? वो ये है कि अमेरिका ने अपने इतिहास में जो अब तक नहीं किया वह भारत के साथ इस सौदे में कर रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इसके लिए अमेरिकी संसद ने 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की इजाज़त दे दी है। अब अमेरिकी कंपनी जो जनरल इलेक्ट्रिक है, जो GE 414 इंजन बनाती है, उसका सौदा हमारा जो DRDO है उसके तहत एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी आती है और इसके साथ वो सौदा हो। ADA GE F414 का निर्माण तेजस के लिए करेगी और HAL जो विमान बनाती है वो तेजस मार्क 2 का निर्माण करेगी। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड अभी तक 83 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान भारतीय एयरफोर्स को सौंप चुकी है। फिलहाल योजना जो है वो तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमानों के कम से कम 8 स्क्वाड्रन बनाने की है। ADA पहले से 8 F414 इंजन हासिल कर चुकी है और माना जा रहा है कि मार्च 2024 तक एजेंसी तेजस मार्क 2 के परीक्षण के लिए प्रोटोटाइप तैयार कर लेगी। यानी कि हमारा तेजस का जो अगला वर्जन है, ज़्यादा मारक क्षमता का, ज़्यादा रफ्तार का, ज़्यादा विनाश का, दुश्मन के लिए बड़ा खतरा बनने का, वो इस इंजन के आ जाने के बाद पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि यह जो सौदा है, प्रधानमंत्री की यात्रा में बहुत सारे डील्स हैं, बहुत सारे समझौते हैं। वो स्ट्रैटेजी के लिहाज से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से, पार्टनरशिप के लिहाज से, बिजनेस को बढ़ाने के लिहाज से बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, लेकिन आज मैं आपको डिफेंस की ही बात कर रहा हूँ। और इस सिलसिले में मेरे साथ कुछ मेहमान हैं जिनका परिचय मैं आपसे कराना चाहता हूँ। आदित्य कोठारी जी लंदन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं आप। आपका स्वागत इंडिया न्यूज़ पर। डॉक्टर रवि गोडसे, आप न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक कपाड़िया साहब वाशिंगटन DC से जुड़ रहे हैं, आप रेजिडेंट NRI फेडरेशन के अमेरिका में प्रेसिडेंट हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, जाना पहचाना चेहरा हमारे देश में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। संजय राणा, आप भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। और ग्रुप कैप्टन VN झा, रक्षा मामलों के एक्सपर्ट। VN झा साहब, एक सवाल ये है कि डिफेंस डील्स जितनी भी हैं, मैं सिर्फ ड्रोन पे आ रहा हूं। जिस ड्रोन का सौदा हिंदुस्तान अमेरिका के साथ कर रहा है, उस ड्रोन के आ जाने के बाद चीन की हरकतें, चीन की तरफ से होने वाली चालबाजियां, पाकिस्तान के धतकरम, उसकी करतूतें, हथियार भेजना, ड्रग्स भेजना, आतंकवादी भेजना, इन सब चीज़ों पर किस हद तक लगाम लगेगी और हिंदुस्तान इस मामले में, सर्विलांस के मामले में, और जो टारगेट है दुश्मन, उसको ख़त्म करने के मामले में कितना मजबूत हो जाएगा? राणा जी, सबसे पहले तो मैं ये बात बहुत क्लियर कर दूं
कि ड्रोन की जो अपनी एक क्षमता होती है, एक इसका जो यूसेज होता है, वो थोड़ी सी लिमिटेड होता है, इन द सेंस कि आपको इसके लिए फेवरेबल एयर स्पेस चाहिए, और फेवरेबल एयर स्पेस अपने ही ग्राउंड के ऊपर मिलता है, दुश्मन के जमीन के ऊपर में नहीं मिलता है। तो इसलिए जितने भी प्रेडेटर ड्रोन हैं, जैसे कि MCQ-9 है, ये प्रेडेटर ड्रोन ड्रोन इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर में कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सेंटर होते हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स या लेजर गाइडेड म्यूनिशंस हम लोग बोलते हैं उसको, वो लगे होते हैं, जिसको कि कहीं पे गिराया जा सकता है, किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन अगर ये ड्रोन एनिमी एयर स्पेस में है, जिसके पास में अपनी अपनी खुद की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, तो ये ड्रोन मिनटों में मार गिराया जाएगा। तो इसीलिए इस ड्रोन की एक लिमिटेड क्षमता है। रिकनेसेंस में ये काफ़ी अच्छी है कि अपने ही ज़मीन से ये दुश्मन के जो जो एरिया है उस पर टोह लगा के एक नज़र रख सकती है कि वहाँ पे क्या हरकत हो रही है। लेकिन जहाँ तक इसकी मारक क्षमता जो आपने बताई थी, वो सब में थोड़ी सी एनिमी एयर स्पेस में थोड़ा सा लिमिटेड है, लेकिन ऑल द सेम ये काफ़ी इफेक्टिव है। अगर नज़र रखी जाए, अगर आप दूर से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, काफ़ी ऊंचाई से नीचे में बादल रहते हुए भी अगर आप इन सब हरकतों को, जो एनिमी है उनकी हरकतों को देख सकते हैं, तो ये काफ़ी इफेक्टिव है। जी। एक और चीज़ बता दूं, MCQ-9 जो है, ये रिपर प्रेडेटर ड्रोन, काफ़ी दिनों से इंडिया इसके लिए कोशिश कर रही थी, खास करके जब से गलवान अटैक हुआ था, गलवान का जो हुआ था, उसके बाद से इंडिया इसके पीछे लगी हुई थी, लेकिन यूएस इसमें थोड़ी सी आनाकानी कर रही थी। तो आज के दिन में अगर ये डील हो रहा है, तो आप ये चीज़ जान के चलिए कि मोदी जी की एक नीति बड़ी स्पष्ट है, वो है इंडिया फर्स्ट। अगर ये ड्रोन आएगी तो इसके मेजर जो कंपोनेंट्स हैं, मेजर एयर फ्रेम या इंजन जो हैं, वो यहीं पे इंडिया में बनेंगे इसके। और इस तरह से मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया या जिस तरह से आप देख लीजिए, इसके मेजर कंपोनेंट्स यहाँ पे बनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि इस तरह का ड्रोन जो कि दुश्मन पे नज़र रखी जा सकती है, जो कि चाहे LOC हो चाहे LAC हो, दोनों के ऊपर में काफ़ी दूर से नज़र रख सकती है, जिससे कि देखिए जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पे एक हम लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि 10 किलोमीटर के रेंज से आप आगे नहीं जाइएगा। तो अगर 10 किलोमीटर पहले से ही हम इन सब चीज़ों पे नज़र रख सकते हैं पूरी सीमा में, तो फिर भी आपके पास में काफ़ी एजिलिटी हो जाती है, काफ़ी रेंज बहुत ज़्यादा है जी। 10 किलोमीटर के दायरे में रहने के बाद भी अगर हम 1900 किलोमीटर तक नज़र रख सकते हैं, तो अपने आप में यह एक बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान के लिए है। और हिंदुस्तान दुश्मन की चाल पर बार बार नज़र रख सकता है, लगातार नज़र रख सकता है। मैं चलना चाहता हूँ रवि गोडसे साहब के पास। आप न्यूयॉर्क से हैं, प्रधानमंत्री आज न्यूयॉर्क में थे, संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में थे, योग दिवस मनाया उन्होंने, 135 देशों के लोग शामिल हुए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह आया। हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते डिप्लोमेसी के लिहाज से, और हिंदुस्तान जिन खतरों के बीच में है, चाहे चीन की तरफ से हो तो या पाकिस्तान की तरफ से हो तो, या जैसे मल्टीपोलर दुनिया होती जा रही है, उस लिहाज से इन दोनों देशों की नज़दीकी और इन दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों को आप किस तरीके से ज़रूरी देखते हैं, या फिर इसको कितना अहम मानते हैं? दोस्ती बराबर वालों में होती है। तो पहले तो रिश्ता थोड़ा अलग था और अभी रिश्ता थोड़ा अलग है, क्योंकि दुनिया के विश्व का हर मुल्क सामर्थ्य की भाषा जानता है। तो भारत अब इस मकाम पे आया है जी, कोई बराबरी में बात हो। अगर जनरल इलेक्ट्रिक्स का इंजन बन रहा है भारत में, अगर ड्रोन बन रहा है, तो ड्रोन जैसा मोदी का प्रोनाउंसिएशन वो मोदी कर रहे थे अमेरिका में, लेकिन ड्रोन का प्रोनाउंसिएशन अगर हमने ड्रोन किया तो हमारे गुरु ड्रोन तो पुरखों से चले आ रहे हैं, हम दुनिया को भी सिखा सकते हैं। लेकिन एक बात में मैं थोड़ी आपत्ति उठाऊंगा कि वो कहेंगे कि मेड इन इंडिया, इसके इंजन इंडिया में भी बनेंगे। अच्छी बात है, आराम से धीरे धीरे बनेंगे, लेकिन अगर दुश्मन को मार गिराना है तो पहला ऐसा नहीं कि अगर भीम दुशासन को मिलता है और भीम के पास गदा नहीं है तो भीम ये नहीं कहेगा दुशासन को कि भाई तू कल आ आधार कार्ड लेके, मैं गदा लेके आके तेरे को मारेगा। जो हथियार अभी हाथ में है दुश्मन से बचाने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे।
अभी प्रेडेटर ड्रोन जो अगर मिल रहा है तो मिलके वो यूएस मेड है तो भी चलेगा, बाद में आहिस्ता आहिस्ता हम अपना खुद बनाएंगे और विश्व के सिर्फ बचेंगे नहीं, बेचेंगे भी। लेकिन अगर भारत विश्व का ऐसा एकमात्र देश है जिसने, बड़ा देश जिसने रशिया को टोका नहीं था, तो इसकी वजह से अमेरिका अभी काफी आश्वस्त है कि भारत ही कुछ जुगाड़ करके रशिया और यूक्रेन में समझौता कर देगा। जो वर्ल्ड लीडरशिप है, नेतृत्व है, हम अभी फॉलो नहीं कर रहे। दुनिया देख रही है भारत की तरफ कि भारत क्या कर रहा है, तो हम बहुत अच्छी जगह पे है। और भारत और अमेरिका का कहता है कि दोनों लोकतंत्र है। दुनिया में है कहाँ, एशिया में कहाँ है इतना मजबूत लोकतंत्र कि जहाँ लोगों को बात करने की मुबा हो, जो चाहे कह सकते हो, पूरा न्यूज़पेपर स्वातंत्र्य है, दुनिया के और इंग्लिश स्पीकिंग है। या दो लोकतंत्र, हाँ, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। और यह माना जा रहा है, तो आपके मुताबिक मैं मानूँ तो यह जो साथ है ये दुनिया की खातिर और दोनों देशों की खातिर ज़रूरी भी है और उससे दोनों को फ़ायदे भी हैं। रवि गोडसे साहब, आपकी बात। आदित्य कोठारी साहब, मोदी के आने के बाद, हालांकि ये छठा दौरा मुझे लगता है कि है, कोविड के दौरान छोड़ करके हर साल वो अमेरिका के दौरे पर रहे हैं, इससे जाहिर है कि नरेंद्र मोदी और भारत के लिए अमेरिका के साथ संबंध बढ़ाना और बेहतर करना कितना ज़रूरी है, एक नज़रिया साफ होता है सरकार का भी। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद से अमेरिका ने अपनी बहुत सारी पॉलिसीज़ और नीतियों में बदलाव किए हैं, खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिहाज से। क्या दक्षिण एशिया में हिंदुस्तान के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है अमेरिका का, या फिर अमेरिका एक नेचुरल एलाई के तौर पर हिंदुस्तान के साथ संबंध बनाना चाहता है? जरूर राणा साहब, देखिए विकल्प हो सकते हैं, बहुत सारे विकल्प है। उनके पास जापान है, उनके पास इंडो पैसिफिक में उनके पास ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ईस्ट एशिया में उनके पास इंडोनेशिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, इन सब के साथ उनके अच्छे संबंध है। बट जो नेचुरल एलाई है वो हिंदुस्तान के ऊपर उनके पास और कोई उनके पास चारा नहीं है। और जो एक यूनिपोलर एशिया है उसको मल्टीपोलर एशिया में कन्वर्ट करने के लिए उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचता है हिंदुस्तान को छोड़कर। तो यहाँ पर इसीलिए ये जो स्टेट विजिट है, हमारे जो बाकी जो इसके पहले जो 2 स्टेट विजिट हुए थे उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहली दफ़ा आपको ये नज़र आता है कि देयर आर मोर अमेरिकन्स ज़्यादा एक्साइटेड है, ज़्यादा उनके लिए ये एक प्राइड वाला मोमेंट है कि भाई हिंदुस्तानी राष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करेंगे। हमारे जो इंडो चाइना या इंडो पैसिफिक में जो हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरी तरीके से दिशा देने के लिए ये हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री हमारा साथ देंगे। तो इसीलिए जैसे कांग्रेसमैन मैट कार्टराइट भी है, उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट है यूनाइटेड स्टेट्स में, ये एक इमर्जेंस ऑफ इंडिया है। ये जो ईरा है इट बिलोंग्स टू इंडिया, और इंडिया अब वो सुपर पावर बन चुका है। न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जो हेलन क्लार्क जी हैं, वो कहती है कि अब वो वक्त आ गया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी अब बढ़ावा देना होगा, उसको एक्सपैंड करना होगा। और जो आज की जो रियलिटी है उसमें हिंदुस्तान का जो एक वहाँ पर जो जगह है वो उसको सीमित रूप से उसको मिलना चाहिए। तो आपकी बातों में सर मैं यही कहूँगा कि ये जो पर्टिकुलर विजिट है इट्स मोर प्राइड फॉर द अमेरिकन्स रादर देन सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए। जी संजय श्रीवास्तव साहब, मैं आगे बढ़ूँ, चूँकि डिफेंस डील्स को लेकर के मैं लगातार बढ़ रहा हूँ, तो मैंने बताया कि ड्रोन को लेकर के दोनों देशों के बीच में समझौता होने वाला है, जो फाइटर जेट्स इंजन है उसको लेकर के समझौता होने वाला है, कुछ और महत्वपूर्ण समझौते हैं। लेकिन संजय श्रीवास्तव साहब, वाशिंगटन डीसी और नई दिल्ली के बीच मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में दुनिया के जो हालात हैं, वो चीन ताइवान का तनाव हो या यूक्रेन का वॉर हो, रूस के साथ हिंदुस्तान की दोस्ती हो और अमेरिका के साथ बढ़ती हुई साझेदारी और बिजनेस हो, हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी और हिंदुस्तान के स्टैंड को आज की तारीख में अमेरिका के साथ बनते रिश्ते और रूस की दोस्ती, इन दोनों के लिहाज से आप
कैसे असेस करना चाहते हैं, इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे आप? राणा जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। और देखिए, भारत की जो विदेश नीति हो, भारत की रक्षा नीति हो, उसका जो आधार है वो रणनीतिक स्वायत्तता है। और जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर हम महाशक्तियों के साथ अपने संबंध स्थापित करते रहे हैं, और आगे भी यही जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो पॉलिसी है वो हमारी विदेश नीति और रक्षा नीति को गाइड करती रहेगी। और इसका परिणाम ये हुआ है राणा जी कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो भी प्रगाढ़ और मजबूत हो रहे हैं, और रशिया के साथ हमारे जो टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है वो भी यथावत बने हुए हैं। और वर्तमान समय में यदि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हमारी जो पार्टनरशिप है, यदि उसको हम कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी जो रशिया के साथ जो पार्टनरशिप है उसे हम प्रिविलेज्ड एंड स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं। तो ये जो भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता की वजह से ही आज ये संभव हो पाया है। भारत की संतुलित विदेश नीति की वजह से, विवेकपूर्ण बुद्धिमत्तापूर्ण विदेश नीति की वजह से ही ये संभव हो पाया है कि आज हम अमेरिका के साथ भी अपने संबंधों को गहरा कर रहे हैं, और रशिया के साथ भी हमारे संबंध यथावत बने हुए हैं। यहाँ तक कि यूरोपीय राष्ट्रों के साथ भी हमारे संबंध बेहद अच्छे हैं। भारत के प्रधानमंत्री चाहे वो यूरोपीय राष्ट्रों का दौरा करें या ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाएं, जाहिर है कि भारत के को बड़े ही सम्मान के साथ देखा जाता है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो अब G7 के द्वारा भी एक बड़े सम्मानित मंच पे बुलाया जाने लगा है, और ये इस बात को दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति जो कि रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर चलती है। और यहाँ पर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब हम रणनीतिक स्वायत्तता की बात करते हैं तो जाहिर है कि हम अपने विदेश नीति का जो संचालन है वो अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम विश्व के हित का भी ध्यान में रखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी द वॉल स्ट्रीट जर्नल को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो यूक्रेन का जो संकट है उसका शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। भारत का के लिए ये कहना कि भारत सबसे अलग है, तटस्थ है और बिल्कुल साइड लाइन में बैठा हुआ है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। भारत यदि किसी के साथ है तो भारत शांति के साथ है, भारत यदि किसी के साथ है तो वो संवाद के साथ है, और भारत किसी के साथ है तो वो ऐसे राष्ट्रों के साथ है जो कि किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और उस राष्ट्र के अपने विदेश नीति को स्वयं से निर्धारित करने के उसके सॉवरेन राइट्स का जो राष्ट्र सम्मान करेंगे, भारत उनके साथ है। भारत ने इस बात को समय समय पर स्पष्ट किया है। तो ये जो भारत का जो विवेकपूर्ण संतुलित व्यवहार है वो हर जगह प्रतिष्ठा पाता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो। अभी रवि जी ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो इस बात को के बारे में विचार कर रहे हैं कि संभव है कि भारत यूक्रेन संकट के समाधान में एक बड़ी भूमिका निभाए। हमने ये भी देखा हाल के समय में राणा जी कि यूक्रेन की जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने जो फर्स्ट डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने भारत की यात्रा की, उन्होंने भारत को लिटरली जो है विश्व गुरु कहा और कहा कि आपकी हमें आवश्यकता है। ज़ेलेंस्की ने G20 की बैठक में हिरोशिमा में मुलाकात की मोदी से। जी, और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी से हुई, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको और पूरे विश्व को ये हमेशा ये कहा है कि यदि यूक्रेन संकट के समाधान के लिए जो भी सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे, जो भी शांति के लिए प्रयास किए जाएंगे, भारत उसमें अपना पूरा साथ देगा। यहां तक कि राणा जी आप देखिए तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो वर्ड्स ऑफ विजडम है, जो कि उन्होंने सीधा सीधा जो समरकंद उज्बेकिस्तान में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कहे कि ये जो युग है ये युद्ध का युग नहीं है, आपको शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। और ये जो भारत के प्रधानमंत्री के जो वर्ड्स ऑफ विजडम है, बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द हैं, ये बाली डिक्लेरेशन जो G20 का आया उसमें भी ये हर जगह रेजोनेट हुए हैं। यहाँ तक कि मुझे याद आता है कि इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जो कि नाटो का मेंबर है ऑब्वियसली, और उसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण नेताओं ने भी अपने UNGA के संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री के इन शब्दों को आप उद्धृत किया था, उसका रेफरेंस दिया था। तो ये आप स्पष्ट रूप से देखिए कि भारत की ये जो संतुलित विवेकपूर्ण बुद्धिमत्तापूर्ण स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर संचालित की जाने वाली विदेश नीति है, आज उसी का परिणाम है कि भारत का जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतना बढ़ गया है। और साथ ही साथ एक बात मैं और जिक्र करना चाहूंगा राणा जी कि भारत की जो विदेश नीति में सकारात्मकता दिखाई देती है। चाइना जहां आधिपत्यवादी और सर्ववादी व्यवहार करता है, वहीं भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करता है। भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ कार्य करता है। वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर,
का हमने जो है एक लोगो दिया है, नारा दिया है G20 का जो भारत अध्यक्ष है। तो ये जो भारत का जो व्यवहार है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का जो व्यवहार जो है कुछ ही एक राष्ट्रों के साथ में दिखाई देता है। आज जो वर्तमान समय में जो रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, राष्ट्र जो है हथियारों की होड़ में लगे हुए हैं, जो संधियां टूट रही हैं, ऐसे में जो ये भारत का व्यवहार है ये विश्व के लिए एक बड़ी आशा की किरण है। और मेरा भी स्पष्ट रूप से मानना है, रवि जी से मैं सहमत हूं और अनेक ऐसे लोगों से सहमत हूं कि यूक्रेन संकट के समाधान में भी बैक चैनल के माध्यम से ही सही भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल सही। मैं एक आपने जहां आकर के अपनी बात रखी है वहां से एक सवाल पैदा होता है। इस सवाल का जवाब मैं आदित्य कोठारी साहब, रवि गोडसे साहब, आप दोनों से चाहता हूं, चूंकि एक आप ब्रिटेन में हैं, एक आप अमेरिका में हैं। हिंदुस्तान में जब चर्चा होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की, तो होता है कि इसके पहले भी स्टेट विजिट तो मनमोहन सिंह ने भी किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्राएं रही हैं, भारत पहले अपनी ज़रूरतों की खातिर दुनिया के दौरे करता था, चाहे अमेरिका का हो, ब्रिटेन का हो, फ्रांस का हो, रूस का हो। लेकिन आज की तारीख में भारत का जब दौरा होता है तो दुनिया के तमाम जो मसाइल हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण पेचीदा मामले हैं, उसमें भारत की अपनी भूमिका की भी तलाश की जाती है कि हिंदुस्तान अपना रोल निभाए। हिंदुस्तान के रोल की ज़रूरत महसूस होने लगी है। यह नरेंद्र मोदी के आने के बाद से स्थिति में बदलाव है। ब्रिटेन में और अमेरिका में नरेंद्र मोदी या भारत, इससे पहले जो भारत के प्रधानमंत्री नुमाइंदे जाते थे और अब मोदी जाते हैं, तो दोनों के दौरों में, दोनों के व्यक्तित्व में और दोनों के असर में, वहाँ जो स्थानीय असर होता है उसमें और अंतर्राष्ट्रीय असर होता है उसमें कितना फ़र्क आप महसूस करने लगे हैं? आदित्य कोठारी साहब, पहले आप। जरूर सर। देखिए, अगर हम मनमोहन सिंह साहब की अगर ईरा को कंपेयर करते हैं मोदी साहब के ईरा से, सो मोदी साहब एक तरीके से उभर के निकलते हैं एज अ वर्ल्ड लीडर। मनमोहन सिंह वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेबल मैन, अ वेरी नॉलेजेबल मैन, बट उनकी जो एक अहमियत थी इन द वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स या उस डोमेन में, मोदी साहब की तरह नहीं थी। वो क्यों? क्योंकि अगर आप मोदी साहब को देखते हैं, ही इज प्लेइंग अ की रोल। मतलब बैलेंस ऑफ पावर जो है आपका, रूस और चीन का जो एक एक्सेस है और वहीं पर आपका यूएस और नेटो प्लस के जो एक्सेस है, उसमें जो एक बैलेंसिंग रोल जो है वो मोदी साहब प्ले कर रहे हैं। तो मोदी साहब उभर रहे हैं एज द फेस ऑफ पीस। वो बात करते हैं कि वॉर हमको नहीं करना है, हमको जंग नहीं लड़नी है, हमको पीस की तरफ जाना है, हमको एक सोल्यूशन की तरफ जाना है। और इसीलिए आज आप ये भी देखते होंगे कि रूस और चीन भी हिंदुस्तान से बात करने को उतने ही उत्तेजित है जितना अमेरिकी है। तो दोनों ही साइड से कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक वो अहम एक किरदार प्ले करे जहां पर दोनों साइड की बातों को वो रख सके अपने सामने। रवि गोडसे साहब, अलग अलग लीडर की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। जब भारत का प्रधानमंत्री आता है तो कौन से भी पक्ष या विपक्ष के सारे भारतीय उसके साथ हो, क्योंकि राजनीति भारत के सीमा में खत्म होती है। लेकिन जो तो मनमोहन सिंह एकदम क्वाइट टाइप के थे। जब जिमी कार्टर आए थे इंडिया, तो मोरारजी देसाई ने तो उनको इतना एक तो कार्टर साहब पकड़े गए थे, वो कह रहे थे, माइक खुला था, उनको पता ही नहीं था, वो कह रहे थे आतमाजी सटक ली, ये क्या कह रहे मोरारजी। तो बाद में इंडिया यूएस को बहुत एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि कार्टर साहब क्यों गुस्सा हुए थे। लेकिन मोदी जी का क्या है ना, उनकी सामर्थ्य में सभ्यता है और सभ्यता में सामर्थ्य है। वो बलवान भी है और विनयशाली भी है, ये एक अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं कि वो एकदम आराम से, प्यार से, नम्रता से बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सामर्थ्य है, अभी इंडिया का जो पोजीशन बन रहा है, उसकी वजह से अच्छा हो रहा है। और एक चीज़ और होगी, अर्ली 1800 में हमारे अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे जेम्स मनरो करके। अमेरिका नया राष्ट्र था, छोटा था, मतलब ज़्यादा सामर्थ्यशाली नहीं था। तो उन्होंने कहा यूरोपियन बड़ी पावर्स को, इंग्लैंड या फ्रांस को, अभी साउथ अफ्रीका में या सेंट्रल अमेरिका में जो भी कुछ लफड़े हैं वो हम करेंगे। उसको मनरो डॉक्ट्रिन बोलते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, अब बाकी लोग दखल अंदाजी ना करें, ये हमारा इलाका है, इसमें लफड़े सब हम करेंगे। वैसा अब इंडिया शायद कह सकता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडियन सी, साउथ चाइना सी में जो भी कुछ लफड़े जुगाड़ करने वो इंडिया करेगा। ये इंडिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है।
और इस मुकाम पे आए हैं। और अच्छा है ना, आज वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान का आवाम भी खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, चाइना का आवाम भी हेल्दी रहे। दो चीज़ों की वजह से, एक चीज़ है कि हम चाहते हैं कि हमारे चाइनीज भाई ठीक रहे, और दूसरा स्वार्थ ये है कि न जानो चाइनीज लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ गया है तो दूसरी बीमारियां आ जाएगी और हमारा बैंड बच जाएगा। तो वर्ल्ड योगा दिन पे हम कहेंगे सामर्थ्यशाली भी है, और ये भी चाहते हैं कि विश्व के सारे मुल्क स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। जी, यहाँ से दो तीन बातें साफ होती हैं। जो लोग ब्रिटेन में, अमेरिका में बैठे हैं, उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से भारत की जो नुमाइंदगी दुनिया के भीतर है या दुनिया के मसाइल को लेकर के है वो बढ़ी है, भारत का असर बढ़ा है, वज़न बढ़ा है, पूछ पड़क बढ़ी है, उसकी अहमियत बढ़ी है। संजय राणा साहब, पहले माफ़ी कि मैं देर से आपके पास आ रहा हूं, और फिर एक बुनियादी सवाल वो ये कि नरेंद्र मोदी का जो इंटरनेशनल अप्रोच है दुनिया के देशों के साथ, नेताओं के साथ, उसमें तीन चार उदाहरण मैं रखूँगा, हिंदुस्तान के भी और दुनिया के भी। जब हमने 370 को हटाया, दुनिया हमारे साथ थी। जब हम यूक्रेन के भीतर हमारे 20,000 लोग फंसे हुए थे तो दोनों मुल्कों ने अपने अपने हथियार रख दिए, फौजों ने, और हमारे 20,000 नागरिक बाहर निकले। सूडान में हमारे लोग फंसे तो आस पड़ोस के देशों ने भी हमारी मदद की। यह एक साख है, और साख जो है लीडरशिप के साथ चलती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की साख, भारत का इकबाल क्या दुनिया के भीतर मजबूत हुआ है? राणा जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू आवर फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि जब हम बात करते हैं लीडरशिप को, मैंने महात्मा गांधी जी को तो नहीं देखा, ना ही मैंने इंदिरा गांधी जी को देखा, लेकिन दोनों के बारे में पढ़ा और सुना है। लेकिन जो जिस व्यक्तित्व को हमने देखा है वो नरेंद्र मोदी है। देखिए, 2014 के बाद से जो नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा कह सकते हैं, लीडरशिप कह सकते हैं, ऑरा कह सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है, जिस तरह से इंडिया को जिस लेवल पे ले गए हैं कि जहाँ पे हम आंख से आंख मिला के देख सकते हैं। देखिए, आज हम जो यूएस में अगर हमको बुलाया जाता है, स्टेट विजिट है, और यूएस स्टेट विजिट आपको पता है कि आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, अगर कोई प्रेसिडेंट होता है वो 4 साल के लिए होता है, 4 साल में 1 साल में सिर्फ एक आदमी को स्टेट विजिट के लिए बुला सकता है। जो पिछले 2 स्टेट विजिट हुए थे, एक 2009 में हुआ था, मनमोहन सिंह जी ने किया था, उसका कारण क्या आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन ये स्टेट विजिट आंख में आंख मिला करके बराबरी का दर्जा है, जहां पे हम बैठ करके निगोशिएट कर रहे हैं, जहां पे हम ये आपके लिए, हमारे लिए, both the parties speak together and handshaking and sharing the power। देखिए, जहां तक बात होती है लीडरशिप की, वो तो ले ही गए हैं। चाहे वो आप यूक्रेन का मैटर ले लिए, चाहे आपने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट देख लिए, मोदी इज माय बॉस, चाहे जो बाइडेन का भी स्टेटमेंट देख लीजिए, उन्होंने बोला कि मुझे ऑटोग्राफ मोदी जी का चाहिए। तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का, एक लीडरशिप का, फॉरेन पॉलिसी का एक चीज समावेश दिखता है, जो कहीं नहीं कि इंडिया को जहां थे, जो सपेरों का देश कहा जाता है, मुझे कोई बोलने में कोरेज नहीं है, और मैं बेवाकी से अपने शब्दों को रखता हूं। 2014 के पहले हम विदेश में भी जाते थे, मैं विदेश में रहा भी हूं, लेकिन आज के सिनारियो में हमें सपेरों का देश नहीं कहता, हमें टेक्नोलॉजी का देश कहा जाता है, हमें ब्रेन, जहां पे दिमाग है वहां पे उसका देश कहा जाता है। हमारी लोग साख मानते हैं, हमें लोग सम्मान की नजर से देखते हैं, चाहे किसी भी कंट्री में चली जाइए। जो आज डील हो रही है, देखिए, जी के अगर इंजन की बात करें, पेटेंट है, ये टेक्नोलॉजी आज तक किसी को भी अमेरिका ने दिया नहीं है। अगर आपके साथ साझा कर रहा है, कोलैबोरेशन कर रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है, सोचिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। आज से पहले तो हमने नहीं देखा, और ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता था किसी और देश के साथ, लेकिन उसको लगता है अगर साउथ एशिया, अगर एशिया की बात करते हैं तो चाइना के बाद सेकेंड पावर में इंडिया आता है। एटलीस्ट इंडिया के पास रिलायबिलिटी है, एक ट्रस्ट फैक्टर है, एक तो मार्केट प्रोस्पेक्टिव में मैं बात भी जाऊंगा, मैं भी सिर्फ पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव में रहता हूं। तो पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव में चाहे वो, देखिए, जो बाइडेन है डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, और अगर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन को अगर बताया जाए एक तरह से बीजेपी कांग्रेस काइंड ऑफ, अगर सरल शब्दों में अगर उसको रखो, तो डेमोक्रेटिक अगर प्रेसिडेंट बुला रहा है, चीजों को मान रहा, समझ लीजिए कि आपकी अहमियत इंटरनेशनल मार्केट में कितनी ज्यादा है। इनकी बात ना ही यूक्रेन, अभी तो रशिया भी सुनता थी कि रशिया के लिए भी कहीं ना कहीं हमें रशिया को मैनेज भी करना है, उसके साथ साथ हमें अपने बारे में भी सोचना है
कि हमें डिपेंडेंसी सिर्फ रशिया पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद से रशिया टोटली डिपेंड चाइना पे ज्यादा हो चुका है कुछ चीजों के लिए। तो हमें भी एक दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा जहां पे हम अपने आप को अपग्रेड कर सकें टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली, दोनों का समावेश बना के चलना बहुत जरूरी होता है। और मुझे बड़ा याद खुशी का अवसर भी है, आज एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जहां पे 135 देशों के प्रतिनिधि आज एक साथ योगा किए यूनाइटेड नेशन के प्रांगण में। और ये एक अचीवमेंट है, देखिए अचीवमेंट पे अचीवमेंट करते चले जा रहे हैं। एक तो अचीवमेंट ये हो गया, दूसरा अचीवमेंट ये कि दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कांग्रेस को एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे। और चौथा तीसरा ये है कि ये 11th टाइम्स होगा जो दूसरे कंट्री में जाकर के 11th टाइम, ये पहले प्रधानमंत्री जो 11वीं बार जा रहे हैं दूसरे नेशनों में एड्रेस कर रहे हैं। तो एक तरह से इनकी छवि को दिखाता है, इनकी इंटरनेशनल पॉलिसी दिखाता है, इनकी दूरगामी सोच को दिखाता है। देखिए जब तक लीडरशिप क्या होता है, जो आज के साथ साथ कल और परसों का भी सोचे। जो लीडर अगर आज का ही सोचता है वो लीडर हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ एक मैनेजर हो सकता है, एक कार्यकर्ता हो सकता है। लेकिन लीडर क्या होता है, अपने देश को आज कल और आने वाले 10 साल बाद की अगर चीजें दिखाता है तो बहुत बड़ा फर्क होता है। आप देखिए आज से 10 साल पहले जाइए हिंदुस्तान के बारे में क्या सोच, आज खुद आप अनुभव करते होंगे आज हिंदुस्तान के बारे में क्या सोच है, टेक्नोलॉजी प्रोस्पेक्टिव से। एलन मस्क आज प्रधानमंत्री को बोलता है मैं फैन, उसका रीजन नहीं, एलन मस्क बाकी इंडस्ट्रीज कुछ भी बोल सकते हैं, एलन मस्क अगर कुछ बोलते हैं उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण होता है। वो पिछले 9 साल से मॉनिटर कर रहे हैं, उनको मालूम है जिनकी टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने चाइना में लगाया उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक नया जो एक ज्योग्राफी है मैन्युफैक्चरिंग पड़ा है, वो ढूंढने की कोशिश दिखता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। वीएन झा साहब, हिंदुस्तान से बड़ा कोई है नहीं। संजय राणा जी ने 2 बहुत मार्के की बात कही है। पहला ये कि हिंदुस्तान के नौजवानों ने टेक्नोलॉजी के मामले में आईटी सेक्टर में भी अपना दबदबा दुनिया में कायम किया है और अमेरिका में पूछ पर किस कारण में बढ़ी है। अमेरिका के भीतर बहुत सारी कंपनीज में हिंदुस्तानियों ने अपना दखल बनाया है, वहाँ ऊंचे मकाम बनाए हैं। अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भारतीय मूल की हैं, कमला हैरिस। संसद में 7 भारतीय मूल के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अमेरिका के भीतर भारत के लोगों ने जिस तरीके से अपना दखल, अपना असर बढ़ाया, उसके चलते भी भारत की हैसियत वहाँ बढ़ी है। लेकिन एक बड़ी बात इन्होंने कही, जो पहले भी जिक्र मैंने किया, कि अमेरिका ने अपने इतिहास में पहली बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की इजाज़त दी। तकनीक के आ जाने के बाद हम अपने यहाँ वही इंजन बना सकते हैं, वही फाइटर, उसी ताकत के फाइटर जेट्स तैयार कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हिंदुस्तान की फोर्सेस की ताकत को कितना बढ़ाएगी? राणा जी, एक कहावत है कि जिसके अंदर में पावर है उसी की चर्चा होती है, उसी की बातें चलती है। और विश्व पटल पर तो आज ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर आपके पास में माइट है तभी आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। और वही एक माइट जो है नरेंद्र मोदी ने भारत को दिया हुआ है। आज के दिन में जो भारत में जितनी सारी गतिविधियां हैं, चाहे वो आत्मनिर्भर प्लान ले लीजिए, चाहे आर्म फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन ले लीजिए, चाहे इकोनॉमिक माइट ले लीजिए। कहाँ हम 1.7 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी थे 2013-14 में, कहाँ आज के दिन में 3.8 ट्रिलियन डॉलर की, बिलियन डॉलर्स, जी, ट्रिलियन डॉलर की, ट्रिलियन डॉलर। तो हमारी जो आर्थिक क्षमता है वो दुगनी हो गई है। हमारी सैनिक क्षमता, पिछले, मैं सेना से हूँ इसलिए मैं आपको बड़ा क्लियरली कह सकता हूँ कि पिछले 6 साल में जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन की गति, और वो भी ज़्यादातर आत्मनिर्भर में, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, हुआ है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। मैं खुद LCA में काम कर चुका हूँ, एक सिस्टम डिज़ाइन में मैं भी था। जो LCA को लेके पिछली सरकार ने कहा था कि नहीं चलेगा, ये नहीं होगा। और जब मोदी आए, मोदी ने सारे ब्लॉक्स जो हर्डल थे, हर्डल को निकाला और वही LCA आज सेना में है। इंजन की बात आपने बड़ी अच्छी की। देखिए ये इंजन जो है ये सिर्फ भारत के पक्ष में नहीं है, भारत के पास में भी कावेरी इंजन है, लेकिन उस कावेरी इंजन में जितना थ्रस्ट चाहिए उतना थ्रस्ट नहीं है। तो दूसरा तरीका है 2 इंजन लगा लो, और इसकी जो डिज़ाइन चेंजेस इसमें जो होने चाहिए वो ऑलरेडी चल रहा है हमारे यहाँ पे। तो अमेरिका भी जानता है
कि अगर G404 या 414 वो अगर वो भारत को नहीं देता तो भारत अपनी क्षमता से कावेरी इंजन या फिर इसका जो दूसरा अपग्रेडेशन होगा वो लेके आ जाएगा। इसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान अमेरिका का ही होगा, क्योंकि हमारी जो LCA है ये LCA ये सीमित नहीं है। अभी 2 स्क्वाड्रन हैं, आने वाले दिनों में 8 स्क्वाड्रन होंगी। बहुत सारे बाकी देश इसको खरीदने वाले हैं, तो इसका जो मार्केट है बढ़ेगा और जो G इंजन चाहे वो 404 हो या कल के दिन में 414 हो, उसका जो प्रोडक्शन होगा वो भारत के लिए तो होगा ही होगा। इसके साथ ही जो अमेरिका है यहाँ से दूसरों को एक्सपोर्ट कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो मैन पावर हैं ये अभी भी चीप हैं। हालांकि लोगों की जो आर्थिक क्षमता है बढ़ी है, लेकिन मैन पावर अभी भी चीप है। तो ये सारी चीज़ें को देख के अमेरिका को ज़बरदस्ती मतलब अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ा है, और वो अपने आप को सैल्वेज कर रहे हैं कि इंडिया को ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ये फेवर नहीं कर रहे हैं। इसमें उनका भी उतना भरोसा है। एक और चीज याद रखिए, कहते हैं कि कोई भी जो रीजन है वो पावरलेस नहीं रह सकता है। आज के दिन में जो अमेरिका की जो पहली की जो पावर थी, चाहे वो इंडियन ओशन हो, चाहे अरेबियन ओशन हो, चाहे बे ऑफ बंगाल हो, ये पहले जो थी वो आज के दिन में नहीं है। आज उसी में जो चाइनीज इनकर्शन हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अमेरिका को अपनी वर्चस्व रखने के लिए भारत चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसे जगह में है कि पूरा इंडियन पेनिनसुला जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आज हमने डिफेंस और डिप्लोमेसी दोनों को साथ साथ रखा है। डिफेंस के लोग भी डिप्लोमेसी के लोग दोनों हैं। डिफेंस की ज़रूरत है तो डिप्लोमेसी चाहिए, डिप्लोमेसी है तो फिर डिफेंस चाहिए, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा में 2 डिफेंस डील की मैंने बात की, एक रीपर ड्रोन की बात की और दूसरा हमने फाइटर जेट्स इंजन की बात की जो अमेरिका से भारत ले रहा है, और दोनों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात है। अब तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ इस बार अमेरिका के उस ऑफर पर भी समझौता करेंगे जो M777 लाइट हॉवित्ज़र तोप को अपग्रेड कर इसकी रेंज बढ़ाने का है। भारत के पास इस वक्त M777 लाइट हॉवित्ज़र तोप लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक पहाड़ी इलाकों में चीन से मुकाबला करने के लिए तैनात है। इस डील से इन तोपों की मारक क्षमता बढ़ जाएगी। 155 mm की ये हल्की तोप पहाड़ी इलाकों में युद्ध के लिए बहुत कारगर है। इसकी मिनिमम रेंज 30 किलोमीटर है, जबकि यह लगभग 40 किलोमीटर तक भी मार करने की क्षमता रखती है। इस तोप की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि भारत करगिल जैसे युद्ध का सामना कर चुका है, इसलिए हवित्ज़र अगर अपग्रेडेड वर्जन है तो हिंदुस्तान के लिए वो बहुत ज़रूरी है। अगला है स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन। दुनिया की सबसे ताकतवर बख्तरबंद गाड़ियां मानी जाती हैं। इनमें 10 से 12 लोग बैठ सकते हैं, क्षमता उसकी होती है। अपने मोबाइल गन सिस्टम के साथ 105 mm की तोप और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस वाहन टैंकों को भी तबाह करने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है। अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली स्ट्राइकर वाहन को भारत के साथ मिलकर बनाने का ऑफर दिया है। भारत चाहता है कि वह अमेरिका की मदद से इस बख्तरबंद वाहन का निर्माण देश में ही कर सके। पीएम मोदी के इस दौरे पर इस डील पर भी मुहर लग जाएगी। आप देखें कि अमेरिका के साथ जो भी डिफेंस डील है उसमें टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र, यानी कि वो टेक्नोलॉजी यहाँ आएगी, फॉर्मूला समझ लीजिए, और उस फॉर्मूले के तहत सामान भारत में बनेगा, भारत के लोगों को काम मिलेगा, भारत में प्रोडक्शन होगा, खर्च हमारा कम आएगा, और उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हमको भी हो जाएगी। इसलिए अमेरिका का नरेंद्र मोदी का यह दौरा जो है वो बहुत अहमियत रखता है। कोठारी साहब, आज की तारीख में दुनिया वॉर जोन में भी है और कई तरह के पैक्ट्स और कई तरह के अंडरस्टैंडिंग अलग अलग देशों के बीच में बन रही है। भारत क्वाड का भी मेंबर है। अपने दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका में 3 तरह के देश होते हैं जिनसे संबंध होता है। एक उसका मित्र देश है, दूसरा पार्टनर सहयोगी, और तीसरा जो होता है वो साझेदार। हिंदुस्तान का स्टेटस है वो मेजर डिफेंस पार्टनर का है। अलाई से थोड़ा पहले, अलाई कंट्री नहीं है लेकिन हम मेजर डिफेंस पार्टनर हैं। और क्वाड जो है वो डिफेंस एसोसिएशन के लिए जाना जाता है। रक्षा के मामलों में मिल करके हम लड़ाई लड़ेंगे। हिंदुस्तान आज की तारीख में डिफेंस
की जो स्ट्रैटेजी अपने पास रखे हुए है और डिप्लोमेसी है, इन दोनों के बीच में संतुलन किस तरीके से बना के चल रहा है? जी राणा साहब, आपने आपने सारे डिटेल्स दी M777 की, स्ट्राइकर व्हीकल्स की, तो मेरे हिसाब से आप पुरानी इतिहास के हिसाब से देखते हैं तो मॉस्को हमारा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर रह चुका है। और मॉस्को की जो एक खासियत थी कि उन्होंने हमें हर समय सपोर्ट किया जब हिंदुस्तान को जरूरत थी, पर जो नेगेटिव्स है, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी हमें दी वो हमेशा एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी थी। यूएस के साथ हमारी जो ये डील्स होंगी, अगर M777 हो या GE414 हो या फिर स्ट्राइकर हो या प्रेडेटर हो, इन सारी डील्स में आपको जो टेक्नोलॉजी मिलेगी वो एकदम अप टू डेट टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो वहां पर हिंदुस्तान अब अपने आप को लेवरेज कर सकता है उस माहौल में कि इट कैन प्ले बोथ साइड्स। वो मॉस्को को भी कह सकता है कि भाई हम आपसे डील करेंगे अगर आप हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दोगे, और यूएस हमें जिस हिसाब से अपना टेक्नोलॉजी दे रहा है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर भी दे आर अग्रीइंग। सो आई थिंक इंडिया बहुत अच्छे एक पोजीशन पे है जहां पर वो अपने आप को सही मायने से इस पूरे जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में अपने आप को लेवरेज कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये गोडसे साहब, मुल्क की ताकत अगर नेता को पता हो तो उसका इस्तेमाल करने उसको आता है। मुझे याद है कि जब हम करगिल की लड़ाई लड़ रहे थे तो बिल क्लिंटन वहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और वाजपेयी जी ने कहा कि देखिए 1973 से हम आपके जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी आर्मी को पाकिस्तान की फोर्सेस जो मेरी टेरिटरी में हैं उनके लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए। तो क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि यह काम हम नहीं कर सकते, और आज अमेरिका अपनी डिफेंस की सारी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान को ट्रांसफ़र करने को तैयार है। हेलो गोडसे साहब, आपसे मेरा सवाल है। हाँ, नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक हम ऐसा हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमको सोचना क्या है। देखो, अमेरिका और इंडिया दोनों में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अभी आप तो सब गन्स के नाम बता रहे हैं, उनका साइज बता रहे हैं, उनका रेंज बता रहे हैं, सब बता रहे हैं आप, राइट। तो ये चैनल पे कोई पाबंदी नहीं, चाइना में भी देख सकता है, पाकिस्तान में भी देख सकता है, उनके पास पूरी जानकारी है हमारे पास क्या गन है क्या है, वो सब पब्लिक डोमेन में है। तो चाइना में क्या बन रहा है किसको पता है? ना उधर गूगल है ना उधर न्यूज़ मीडिया है, पता नहीं। तो हमें ये सोच के चलना चाहिए कि गेन ऑफ फंक्शन, अगर हमने 10 फीट की दीवार बनाई तो हमें ये सोच के चलना है कि चाइना 11 फीट की सीढ़ी बना रहा है। तो ये भी भविष्य में सोचना होगा कि प्रेडेटर ड्रोन जो इतना अच्छा है, अगर प्रेडेटर ड्रोन को अपने मुल्क में काटने वाला अगर कोई सामान हो सकता है तो अगर वो चाइना के पास है, और ये सब भारत और अमेरिका मिलके कर सकते हैं, क्योंकि जो वो बोलते हैं ना थिंकिंग होता है, ये सब अभी कंप्यूटर चिप से चलता है और कंप्यूटर चिप का प्रोग्रामिंग है। तो जो प्रोग्रामिंग होता है ना, वो बोलते हैं कि जो भारतीय बंदों का दिमाग चलता है ना प्रोग्रामिंग में, वो विश्व के सारे लोगों से अलग चलता है। इसलिए अभी हमारे भारतीय मूल के सब लोग बैठे जी, और हम लोग कहते हैं बिल्कुल कि सही फरमा रहे हैं। अभी 2 है या 3 है। मैं बोलता हूँ 1 मिनट में इंडिया का GDP नंबर 1 करके दिखाता हूँ। मेरे जैसे लोग हैं जो अभी अमेरिकन सिटीजन है, ब्रिटिश सिटीजन है, हमसे हमारे आय का, हमारे इनकम का 1% हिस्सा ले लो और उसके बदले में हमको सिटीजनशिप दे दो, तो इंडिया का GDP अभी 1 मिनट में नंबर 1 हो जाएगा। तो यह इंडिया और अमेरिका साथ में बन के मिलाए, दोनों अगर साथ आते हैं तो फिर दुनिया का एक नया समीकरण तैयार होता है। संजीव श्रीवास्तव जी और संजय राणा जी, एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल और छोटे छोटे जवाब मैं चाहता हूँ आप दोनों से। हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो मुल्क है जो ये कहता है कि POK हमारा है और POK को लेकर के हम रहेंगे। POK को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान की जो मिलिट्री पावर है वो बहुत ताकतवर होनी चाहिए, और हिंदुस्तान की अपनी जो रणनीतिक आर्मी के लिहाज से तैयारी है वो वैसी ही होनी चाहिए। ये जितने डिफेंस डील्स हैं, क्या नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान POK का जो ऑपरेशन है या मिशन है उसको पूरा करने की खातिर भी है?
देखिए राणा साहब, अगर हमसे पूछेंगे कि पीओके को मंशा को पूरा करने के लिए है कि नहीं करने के लिए, मैं बोलता देखिए कोई भी वॉर होने वाला है फ्यूचर में, वो मैन पावर पे नहीं है, वो टेक्नोलॉजी पे और इक्विपमेंट्स पे होने वाला है। तो मान लीजिए कि जो पहले हम युद्ध देखे, 62 का देख लीजिए, 71 का वॉर दिए, 65 का वॉर, एक हौसला हुआ कर 303 से भी हम, हमारे सैनिक, हमारे मतलब मैं तो आर्मी बैकग्राउंड हूँ, हमारे सैनिक लड़ जाते थे और उन्होंने अपनी जानें गंवाई, लेकिन लड़े। लेकिन आज का जमाना जो है टेक्नोलॉजी वॉर हो चुका है, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेड रहना बहुत जरूरी है। जहां तक आप बात करते हैं पाकिस्तान की, हमें लगता है पाकिस्तान हमारे सामने कहीं भी आज के दिन में ना टेक्नोलॉजिकल, ना ही फोर्स में, ना ही इक्विपमेंट में कहीं भी आगे। तो मेरी, हम लोग की तुलना उससे तो हो नहीं सकती है। हमारी तुलना किससे? चाइना से। देखिए जैसे भी आप अटैक करेंगे, कहीं ना कहीं चाइना डायरेक्ट तो नहीं आएगा, इनडायरेक्टली आएगा, और कहीं ना कहीं चाइना कहीं अपने आप को काफी स्ट्रांग बना चुका है। एज अभी हमारे गोडसे साहब बोल रहे थे कि वहां की चीजें हमें नहीं पता चलती, बहुत सारे काम छुपे कर्टन के पीछे करता है, बट हमारी चीजें सबको पता चलती है। हमारे ओपन चीजें हैं, ओपन डेमोक्रेसी है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करते हैं, आप अपने आप को कितना अपग्रेड करते हैं, और आप अपने आप को कितना अप टू डेट रहते हैं। चाहे वो कोई भी फ्रंट हो, पीओके फ्रंट हो, चाइना फ्रंट हो, या कोई भी फ्रंट हो, हमें हमेशा रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि पीस समझने की जरूरत है। आपके लिए अमेरिका कभी, संजीव श्रीवास्तव साहब, बस 1 मिनट का समय है मेरे पास। सकता देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का भारत में विलय होगा, क्योंकि ये जो है पाकिस्तान का इलीगल ऑक्युपेशन है, और ये जो क्षेत्र है ये भारतीय है। और उस समय को के लिए कि जब ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का भारत में विलय होगा, भारत को अपनी तैयारियां पूरी तरीके से रोबस्ट रखनी होगी। भारत को अपना डिफेंस पोस्चर, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ाना होगा, और उसी प्रक्रिया में भारत लगातार कार्य कर रहा है। पीओके का भारत में जो विलय होगा वो समय आने पे होगा। इसके ऊपर गंभीर मंत्रणाएं चल रही हैं। जाहिर है कि ये सीक्रेट जो है प्लान्स हैं, और इसके लिए समय का इंतजार करना होगा। जो पीओके की जनता के अंदर असंतोष दिखाई देता है, वो भारतीय लोग हैं जिसके के ऊपर पाकिस्तान ने एक इलीगल ऑक्युपेशन कर रखा है, वो भारत में मिलना चाहते हैं, और इसका समय अवश्य आएगा। लेकिन उस समय के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा, और उस प्रक्रिया में हमारे जो डिफेंस पोस्चर, हमारे जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ का लगातार सशक्त और मजबूत होना अनिवार्य है। साथ ही साथ ये जो भारत और भारत का जो डिफेंस पोस्चर मजबूत हो रहा है, वो चाइना जैसे राष्ट्र को भी डील करने के लिए अनिवार्य है। जैसे कि मैं कहता रहा हूं कि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि शक्ति के सामने तो वो सर झुकाता है, लेकिन वो कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता। वो जो है, और चाइना जैसे राष्ट्र को डील करने के लिए भी हमारा जो डिफेंस पोस्चर सशक्त और मजबूत होना चाहिए, और इसके लिए हमें लगातार तैयारियां करनी होंगी। आप सभी मेहमानों ने बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी है। मामला डिप्लोमेसी का हो, या नरेंद्र मोदी के ज़रिए हिंदुस्तान की दुनिया में हैसियत ताकत के बढ़ने का हो, या डिफेंस डील्स के ज़रिए हिंदुस्तान की फोर्सेस की ताकत के बढ़ने का हो। मुझे लगता है कि आज जितने भी दर्शक जुड़े होंगे, उन्होंने सुना होगा, तो उनके सामने हिंदुस्तान की तस्वीर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बहुत हद तक साफ हुई होगी। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है। दीजिए विदा, नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।